अच्छी फिल्में बनाई उसकी खुशी है। प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, जवाब हम देंगे, कुदरत का कानून, मैं चुप कब तक चुप रहूँगी। आपका हीरो 80 लाख रुपया के, आपका हीरो अमिताभ बच्चन की प्राइस 1 करोड़ रुपया, कि पहला 1 करोड़ किसी एक्टर को केसी बोकड़िया ने दिया। मैं संजीव जी को बोला, मैं क्या आपको आसिफ साहब ने कुछ बोला क्या? मैं बोला यार तुम पहले प्रोड्यूसर हो, मेरी किस्त भी नहीं दे रहे हो, रुपये मुझसे ले रहे हो। सलमान खान को स्टोरी भी नहीं सुनाई सर, ये सच है, वो सुन रहे होंगे सुने। शाहरुख खान देख के अंदर से आया, बोले बुखाड़िया साहब मुझे इस तरह की फिल्में समझ नहीं आती, मैं करूँगा तो आपके लिए करूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका सर। 95 लाख रुपया उसको हमने देना था। उसने सर मेरे बेटे को बोला बुखाड़िया साहब इज़ टू गुड मैन, मैं उनको बोलना मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना, मैं आई विल नॉट टेक वन। उस वक़्त का 95 लाख 8-10 करोड़ के बराबर है। किसी एक लड़की हिंदुस्तान में बोल दे बुखाड़िया जी ने हाथ लगाया। हीरोइनें भी हमारी ज़िंदगी में आई होगी, अच्छे लोग भी आएंगे, वॉलेंटरली कईयों ने सरेंडर भी किया होगा। कान को सुनने की आदत है बुखाड़िया साहब। आज मैं किसी को छेड़ूंगा, किसी से बदतमीजी करूंगा, वो दूसरे दिन हाय बुखाड़िया बोलेगी। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स को एक ही फिल्म में एक साथ लेकर आए, जिन्होंने आज का अर्जुन और लाल बादशाह जैसी फिल्में बनाकर अमिताभ बच्चन साहब का एक वक्त में करियर रिवाइव किया, जिनके साथ रजनीकांत जैसे लेजेंड ने 5-5 फिल्में की। इसके अलावा ऐश्वर्या राय से लेकर माधुरी दीक्षित और मिथुन दास से लेकर ऋषि कपूर तक सभी ने इनकी फिल्मों में अपने जौहर दिखाए। तो स्वागत कीजिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकाड़िया साहब का। बोकाड़िया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबको सादर प्रणाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, हमारे इनविटेशन पर आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं सच कहूँ तो जब मैं आपका ये इंट्रो सोच रहा था कि जहन में क्या इंट्रो दूँ, तो इतनी सारी अचीवमेंट आपके करियर में है, इतना आपने काम किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इंट्रो में क्या रखूँ क्या ना रखूँ। तो इतना सब काम आपने किया है, तो पहले तो मुझे उस जर्नी के बारे में बताइए। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है? सर अब मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं क्या बोलूँ। और आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसी घबराहट हो रही बोलते हुए। नहीं चलिए शुरू करते हैं। मतलब की बात ही ऐसा, देखिए पहली फिल्म मैंने 1970 में बनाई, 70 में। मैं मात्र 20 साल का था और उस वक़्त संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिवाज बनाई। फिर उसके बाद सेकंड फिल्म चुनौती, फिरोज खान जी, नीतू सिंह, धर्मेंद्र के साथ चुनौती बनाई। फिर प्यार झुकता नहीं, प्यार झुकता नहीं के बाद तो फिर वन साइडेड रहा, तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, कुदरत का कानून, आज का अर्जुन, फूल बनने अंगारे, बहुत सारी पिक्चरें, मैदान जंग, दुनिया भर की पिक्चरें। और मैं तमाम उन एक्टरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और करीबन एक बार लिस्ट बना रहे थे अभी हमारी 50 इयर्स का सेलिब्रेशन करने के लिए, तो इतने बड़ी लिस्ट हो गई कि 100 एक्टरों का नाम भी कम पड़ रहा था। तो मेरी इच्छा थी भाई सबको अपनी मारवाड़ी ट्रेडिशन के हिसाब से बुलाऊं, स्वागत करूं, कम से कम उनको 1-1 तोले की चेन तो दूं या 1 सिक्का तो दूं, मान सम्मान के लिए। तो लिस्ट इतनी लंबी हो गई। फिर वो इत्फाक हुआ नहीं था, वो कनेक्टेड था। जब नोएडा में, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, हमने यहाँ फिल्म सिटी में 4 क्वालिफायर थे, उसमें एक मैं भी था। तो उसमें हमने कहा फंक्शन पे सबको बुलाएंगे, सबको सेलिब्रेट करेंगे। तो संजीव कुमार, किसी का भी नाम लीजिए ना, फिरोज खान, सायरा बानो, नीतू सिंह, माला सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म, दूसरी फिल्म ही थी मैं, मतलब इसमें सच्चाई है। सलमान खान साहब की भी बीवी हो तो ऐसी, और सब काम किया सर। बट एक बात मुझे अच्छा कि सब ने बहुत रेस्पेक्टफुली काम किया और सब ने बहुत, बुखाड़िया साहब से नीचे किसी ने बोला नहीं, और मैं भी किसी को सर के नीचे बात नहीं करता हूँ। चाय पिलाने वाला या पानी पिलाने वाला भी कोई आदमी होगा तो मुझे नहीं याद है कि मैंने उसको बोला इधर आओ पानी पिला, भले यार ज़रा पानी पिला दो। वो भी मैं लाचारी दिखा के एक्टिंग में ही बोलता यार भाई साहब पानी पिला दे, यार चाय पिला। अगर कोई अच्छा भी नहीं तो ये शुरू से, इसके लिए मैं तमाम फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने, सब ने मुझे अननेसेसरी, इतना मैं डिजर्व नहीं करता मुझे इतना नाम बोकाड़िया साहब करके, तो उस मर्यादा को, उस इज्जत को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम किया।
और बाकी नहीं सर, ये तो आप गलत कह रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते। मैं आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि जैसे अगर किसी आदमी का हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसे पता होगा कि प्रेमचंद कौन है। किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसे पता होगा सचिन कौन है। उसी तरह कोई आदमी को फिल्मों में ना भी इंटरेस्ट हो, लेकिन उसने केसी बोकाडिया का नाम जरूर सुना है। मतलब बहुत रेयर होता है कि लोगों को प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम याद हो। तो मेरा पहला सवाल, या यूं कहूं कि दूसरा सवाल बोकाडिया साहब आपसे ये है कि आपकी जर्नी जो लोग वाकिफ़ नहीं है, कि आपने 20 साल की उम्र में बतौर प्रोड्यूसर काम किया, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, आप एक यंग लड़के थे, राजस्थान से आए थे, और फिर उसके बाद ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं था हिंदुस्तान का जिसके साथ आपने काम ना किया हो, या जिसने आपके साथ काम ना किया हो। आज आप अपने पीछे की जर्नी देखते हैं कि मैं कहाँ पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ, किस माहौल में था, और मैंने क्या कुछ अचीव कर लिया। क्या कभी कभी सपने जैसा भी लगता है? नहीं, सपना तो मुझे आते भी नहीं है। आते तो अलग दुनिया के आते, पता नहीं कौन से कहाँ है, कोई जो कनेक्टेड ही नहीं है सपने। और ये तो सर पार्ट ऑफ द बिजनेस है। अब किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, उसकी अब एक बिल्डिंग बने, 2 बने, कितना भी बना ले, ताजमहल तो बना नहीं सकता। तो वैसे ही फिल्मों में नंबर ऑफ फिल्मों से मतलब नहीं, लेकिन कई फिल्में अच्छी बनाई, जो उसके लिए मुझे हमेशा खुशी रहती है कि मैंने कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो अपनी बहन बेटी के साथ नहीं देख सकते। अभी एक फिल्म जैसे हिट हुई है धुरंधर, जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं, तो वो मतलब मैंने नहीं देखी, मेरे को फिल्म थिएटर में देखे हुए 10-20 साल हो गए। आप यकीन करें, मैं खुद की फिल्म भी कभी जाके एक बार आगे, तो अभी तो अलग दुनिया है, पहले तो सब प्रिंट बनते थे, प्रिंट डिलीवरी हो जाती थी, तो मैं पिक्चर कोई भी बनाता था ना सर, तो उसको मैं पहले प्रिंट जो है मैं मंदिर में या पिताजी के पास लेके जाता था। मैं एक छोटे से कस्बे मेड़ता है राजस्थान में, वहाँ मेरे पिताजी रहते थे। बट मैं सच बोलता हूँ सर कि आज का अर्जुन का प्रीमियर भी मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म का मेड़ता सिटी में किया। मैं पहले मेरे पिताजी को रिवाज से लेके, उस वक़्त वो हमारे गाड़ी और वो नहीं था, बैलगाड़ी में बैठ के और वो थिएटर में आए और वो पिक्चर देखा। तो हमने सर बेसिकली हम आपको बात बतावें कि अच्छी फिल्में बनाई, और वही संस्कार में हम बड़े हुए। हम जॉइंट फैमिली के, बड़ी फैमिली वाले हैं, और हमारे संस्कार भी वैसे हैं। और फॉर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में, मैं जैन समाज का, हमारे जो भी मर्दर केसरी जैन समाज है उसका मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ लास्ट 30 ईयर्स से। तो मेरे खुद के 2-5 लाख फॉलोवर है कि आपका एक इंटरव्यू भी दबेगा तो 5 लाख आदमी साथ देखेंगे। और आप इतना अच्छे से, सब लोग अच्छे हैं सर, तो देख के मज़ा आ रहा है, अपनापन लग रहा है। तो आप अच्छी फिल्में बनाई, उसकी खुशी है। प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, जवाब हम देंगे, कुदरत का कानून, मैं चुप कब तक चुप रहूँगी, सब अच्छी। अभी लास्ट फिल्म भी हमारी सिग्नेचर बहुत अच्छी गई सर। अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, रणवीर शोरी, महिमा चौधरी, जो हमसे जी वालों ने खरीद लिया और उन्होंने डाला, वंडरफुल फिल्म बनाई। फिर अभी एक फिल्म और हम बना रहे हैं, जिंदगी नमकीन है, फिर गजेंद्र आयरे जी ने डायरेक्ट किया। एक तेरी मेहरबानियाँ जो पहले जैकी श्रॉफ जी के साथ, और उसकी तो लंबी चौड़ी स्टोरी है सर कि वो कुत्ते में तो कोई एक्टर की आत्मा थी, हम रोज़ बोलते थे। उसका एक इंसिडेंट आपको मैं बताऊं, बीच में आई डोंट नो मैं जंपिंग कर रहा हूं, बट उसका एक इंसिडेंट है सर कि एक कुत्ते का एक सीन था सर कि कुत्ता वो डॉक्टर को बुला के, जैकी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी पेटी उठा के मुंह में लेके आता है और डॉक्टर को लेके आता है। तो हम ये से शूट कर रहे थे, जैसे अभी बैठे हम लोग, तो हमने कहा यार मज़ा नहीं आया, एक शॉट और लेते हैं, विजय रेड्डी जी डायरेक्टर थे, तो हमने कहा एक और लेते हैं सर। हमने एक और बोला ना, आप यकीन करें कि कुत्ता वही खड़ा हो गया जहाँ से जाके शॉट शुरू हुआ था। कुत्ते को कोई पकड़ के भी नहीं ले गया, किसी ने बोला भी नहीं कि तुम वहाँ जाओ। हम ढूंढ रहे कुत्ता, मोती का, मोती नाम था उसका। तो बोले मोती, तो अरे यार, मैं बोले यार इसमें तो किसी एक्टर की आत्मा है। आपको ठीक बोलता हूँ सर, ऐसे अच्छे बढ़िया फिल्में बनाई सर। इसलिए उस बात का जो आज लोग, जो आप बोल रहे हैं ना सर कि कन्याकुमारी से लेके हिमाचल प्रदेश, अगर किसी ने हिंदी फिल्म देखी होगी तो केसी बोकाडिया को जानता होगा। और जैसा बीज डालोगे ना सर वैसे ही पेड़ होगा। आप अगर अच्छे हो तो आज मेरा उसका उतना मुझे मिलता है सर। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे अदालत हो, चाहे मंदिर हो, चाहे
चेक इन करता हूँ ना सर, तो वो कार्ड देखता है ना, तो कैसी बुखाड़े, अरे बुखाड़े साहब आपकी फिल्में देख देख के बड़े हुए, तो वो तो बुखाड़े साहब, ये मुझे लगता है कि आपका जो व्यवहार है, जो मैं वैसे भी आपके पुराने इंटरव्यूज भी देखे हैं, अभी आपसे भी बात हुई, मुझे लग रहा है उसका भी एक बड़ा रोल है। वरना फिल्मों में तो कहते हैं कि जो स्टार होता है वो चूस जाता है प्रोड्यूसर को, और आपके बारे में मैंने सुना है कि आप पहले वो शख्स थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा कि तुम यार 70-80 लाख क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, और उस पर अमिताभ साहब ने भी शायद कहा कि नहीं नहीं मेरे को इतना ही ठीक है। क्या था वो किस्सा? नहीं, वो किस्सा तो बहुत बार आ गया, लेकिन फिर भी वो क्या सर, जब साइन करने की बात थी ना, तो भाई वो मिले, आज के अर्जुन के वक्त की आज के अर्जुन का, वो उससे पहले तो हमने कभी वो सब मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र जी, जैकी जी, इनके साथ ही पिक्चर है। बिकॉज नेचर है सर कि मेरे को जब बोला, हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर आया दुबे जी, वो गुलशन राय जी के पास थे, जब गुलशन राय जी ने काम बंद कर दिया तो मेरे पास आया, तो उसने कहा कि बुखड़े साहब आप बच्चन साहब के साथ उनको साइन करिए। मैं बोले यार मैं जाके किसी के मेकअप रूम के बाहर तो नहीं बैठूंगा, मतलब मेकअप रूम स्टूडियो होते थे आगे, तो वैनिटी वैन तो होती नहीं थी, तो उनके बाहर जाके यार गाड़ी में यार वेट करो, और मुझे नीड भी नहीं है दुबे जी, आई एम कंफर्टेबल विद अपने जो मैं, मतलब कभी अपने आप को उस मैं ख्वाबों की दुनिया में रहता भी नहीं, मैं जहाँ मिले जो है, मैं एक बात मैं सबको सर, आप देखने वाले को बोलता हूँ, मेरा तजुर्बा भी है, जो कुछ करता है ईश्वर करता है सर, इसमें आप क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों मत लीजिए। आप ये अगर आपका बुरा भी हो रहा है तो आप समझ लीजिए उसमें भी कोई अच्छा ही है। हम ही कहीं भटक रहे थे, तो कई होता है ना सर, कई बार कई जानवर भी भटकता है तो उसको लगाम खींचना पड़ता है, तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, एक ही बात है ना सर। वो जानवरों को पूछो तो उनको हम जानवर लगते हैं, हमको वो जानवर लगते हैं, वो अलग, तो वो अपनी सोच है। तो अच्छा बुरा दोनों सब ईश्वर करता है, उसमें क्या क्रेडिट डिस्क्रेडिट दोनों लेने की बात है। तो बच्चन साहब के साथ क्या हुआ? बच्चन साहब के साथ मैं गया, उन्होंने बुलाया, फिर मैं मिला, मैं क्या नमस्ते सर नमस्ते, और देसी आदमी हूँ सर, मैं सबको बोल रहा हूँ, एवरीबडी नोज अबाउट मी। मैं तो भाई साहब 10 किताबें नकल मार के पास हुआ, सच्चाई यही है। मैं जो आज मैं वहाँ से उठ के, और हर फिल्म के डायलॉग मैं खुद लिखता हूँ, स्टोरी मैं लिखता हूँ, तो ये सब तो मेरी कोई काबिलियत नहीं है, सब उसकी कृपा है, और ये सच्चाई भी है सर। अगर कोई आदमी छोटे से बड़ा बनता, मैं आपको बोलता हूँ, भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है सर कि राकेश बेदी जी हमारे दोस्त हैं, हमारे 85 से हम साथ ही काम कर रहे हैं। अब वो धुरंधर के बाद सडनली स्टार हो गया। स्टार मतलब कि धुरंधर में तो एक्टरों का नाम नहीं तारीफ हुई, ज़्यादा राकेश बेदी की हुई। तो ये सब उसकी कृपा है ना सर। अगर राकेश बेदी में ही दम होता या केसी बोकड़िया में दम होता तो हर फिल्म ही अच्छी होती। समय वक्त सब उसने तय किया हुआ है सर। तो हमारे पास भी हम आने के बाद अमिताभ बच्चन तक पहुँचे, बच्चन साहब को मिला मैं, और बच्चन साहब ने बोला, मैं इनका नमस्ते सर पिक्चर करिए। पिक्चर बोला हाँ सर करेंगे। और सर मैंने कहा पैसे, मतलब कोई आदमी सर पीक पीरियड अमिताभ बच्चन का, बच्चन साहब तो बच्चन साहब ही है ना सर। तो उनको जाके आप 1 मिनट में आप मिलो तो 90% तो लोग, आपने देखा होगा सर कि कोई किसी से मिलता है ना सर। तो मेरी थोड़ी बातें है ना सर, आप इग्नोर कर देना, बुजुर्ग आदमी हूँ, लेकिन मैं सर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, शायद आपको काम आएंगे। तो आदमी जाता है ना सर, तो पहले समझता है कि इसको मैं कैसे कन्विंस करूँ, तो उसकी तारीफ़ करता है, आपने उस फिल्म में वो सीन किया यार, उसमें ये किया, मुझे क्या लेना देना यार, मैं तो अपने काम से बात करूं, मैं आपके पास आया हूं सीधी बात करूं। अच्छा फिर ये गलतफहमी में मैं क्यों रहूं? मुझे हमेशा लगता है सर कि आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो। मैं आज अगर आपकी इस चेयर में आपके सामने बैठा हूँ तो मैं उसका, मुझे हैंगओवर नहीं है कि मैं कैसी बुकड़िया हूँ। मुझे ये लगता है यार ये भाई साहब मुझसे अच्छा बोल रहे हैं या मुझसे ज़्यादा बढ़िया इंटेलिजेंट है, तो वही मेरा शुरू से आदत है। बच्चन साहब में भी मैं कोई माइलेज, बच्चन साहब सुन रहे होंगे देख रहे होंगे पर माफ़ कर देना मुझे, पर सच्चाई है कि वहाँ से मैं आया और आपको 1 मिनट में पूछा पिक्चर करो, आपने बोला करेंगे सर। मैंने दूसरे मिनट में बोला प्राइस कितना लेंगे, तो हबीब साहब थे, उनके जो भी किरट जी थे, उन्होंने वो 70 लाख रुपया लेते थे मेरे को, दुबे साहब बोला है, तो उन्होंने मांगा 80 लाख रुपया। तो मैं होशियारी नहीं है पर मारवाड़ी आदमियों का थोड़ा जिगर भी होता है सर। हाँ। वो बात है, वो हैंडल करने मास्टर होते हैं हम लोग, हमारे ब्लड में ही होता है सर। तो वहाँ से हमने कहा जी आपका हीरो 80 लाख रुपया, क्या आपका हीरो अमिताभ बच्चन की प्राइस 1 करोड़ रुपया। तो ये छपा था सर, मुझे नहीं मालूम आप 85 में पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे उस वक्त, कि पहला 1 करोड़ किसी एक्टर को केसी बोकड़िया ने दिया। और वो दिया, वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में मेरे से 70 लाख ही लिया।
80 भी नहीं लिया होगा, तो मांगा उससे। फिर ऐसा दोस्ताना हो गया, ऐसा रिश्ता हो गया कि हम लोग रोज़ मिलते, उठते, बैठते, बातें करते और डिस्कस करते। उसके बाद लाल बादशाह शुरू करी, उसमें भी वो काम था। और काफ़ी उसके बाद में फिर एक और शुरू की थी हमने, फिर कोई वजह से हमने उसको बाद नहीं बनाया बाद में, लेकिन अच्छा रिलेशन था। ऐसा करके बच्चन साहब की फ़िल्म शुरू हुई। शुरू के बाद वो हिट हो गई। उस वक़्त उनका थोड़ा वो बफर्स की लेके वो सब लफड़े थे, तो हमने हिट हो गई। और हिट में और बहुत सर मैं डायरेक्टर की बात आई तो हमने कहा सर मैंने इसको ले लो, उसको ले लो, तो वो हाँ ही नहीं भरे। फिर मेरे को सब ने, मेरे ऑफिस वालों ने मोटिवेट कर दिया, बोकड़िया साहब आप ही डायरेक्ट करो। तो आप यकीन करो मैं तो किसी का असिस्टेंट भी नहीं था, मेरे को कैमरे में लेंस वेंस मालूम ही नहीं था। मैं तो स्टोरी, म्यूज़िक, एडिटिंग, ये 3 चीज़ मेरे पकड़ में है सर, जो आज भी मैं उस बात का गुमान है मुझे, मतलब सेटिस्फेक्शन है कि मैं समझता हूँ सर। जैसे अभी ये आज के डॉक्टर एक्सरे मशीनें, टेस्ट, आगे ज़माने में बीमार भी कम होते थे, बेदराज या नाड़ी पकड़ता था और वो बता देता था कि आपके बुखार ये। जितना कॉम्प्लिकेटेड हम खुद होते गए, लोग भी करते रहे। तो फिल्म में हिंदुस्तान में अच्छी फिल्म बनाना और हिट करने में कोई बड़ा काम नहीं है सर, कोई एटम बम नहीं बनाना है, लेकिन कन्विक्शन होना चाहिए। आप कोई काम शुरू कर रहे हो कि भाई मुझे यहाँ से जयपुर जाना है तो जयपुर ही जाना चाहिए, पर आज के मेकर्स, आज के डायरेक्टर, आज के फलाने, उन्होंने सिस्टम बना दिया सर। नहीं हम तो नई रोड खुद ही उधर से जाएंगे, लिंक रोड से जाएंगे, वहाँ कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी पियेंगे। वो कॉफ़ी में पीने में ही 2 पैक दारू पी लेते होंगे, कुछ कर लेते हो, पता लगे बम्बई, दिल्ली से निकले, जयपुर तो गए नहीं, वापस चांदनी चौक में आ गए। तो मुझे हिट करना ऐसा सक्सेस, और मेरा एवरेज बहुत अच्छा है सर। अगर मैंने 60-70 फिल्में बनाई है तो उसमें 40-50 चली होगी। मतलब आज हिंदुस्तान में फिल्म लाइन का एवरेज, जब से मैं आया हूँ, सक्सेस का एवरेज 4-5% ही है। पूरे साल में एक आध फिल्म ही निकलती है। ये कोई आज धुरंधर है तो कोई सरप्राइज नहीं है। प्यार झुकता नहीं भी थी, आराधना भी थी, बॉबी भी थी, राज साहब की पिक्चर। अब राज कपूर साहब ने अगर मान लो आर के फिल्म ने 13 फिल्म बनाई तो 6 फिल्में नहीं चली उनकी। जागते रहो, बीवी हो, तो मैं किसी बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कि फिल्म लाइन में। बट राज कपूर साहब तो राज कपूर साहब ही थे ना। सवाल आसिफ साहब ने एक ही मुगले आजम बनाई, बिल्कुल, तो उसके बाद के आसिफ थोड़ी बन सकता, महबूब खान थोड़ी बन सकता, ना केसी बोकड़िया बनेगा, ना शोले बनाने वाला ही तो शान बनाया ना, रमेश सिप्पी जी का। और आज तो आज के ऐसी हो गई फिल्म इंडस्ट्री कि वो कॉरपोरेट में लोग आए ना सर, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मान लीजिए शोले बनाए के, उसको पूछा, उसका इंटरव्यू आज के बच्चे ले रहे हैं उनको कि आपने कौन सी फिल्म बनाई है। अब बताओ यार, अभी केसी बोकड़िया, जावेद केसी बोकड़िया को आप गूगल खोल लो, आप देख लो। और वो इंटरव्यू मैं तो दिया नहीं सर, मुझे नीड भी नहीं है। पर आज ये हो गया, इसलिए जब तक आप धरती से नहीं जुड़ोगे, आप रिक्शे वाले से नहीं मिलोगे। मैं आपको यकीन करो, मेरा घर और ऑफिस है ना सर 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो या तो मैं वॉक करके चला जाता हूँ या फिर मैं ऑटो पकड़ लेता हूँ। ऑटो पकड़ता हूँ तो ऑटो वाले से मैं बात करता हूँ। अभी जैसे परसों की बात है, आई डोंट नो सर, हम भटक तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप बेफिक्र होकर जो नहीं, पर थोड़ा लिमिटेड ही लिखना अच्छा अपना भैया। तो अभी मैं परसों ऑटो में बैठा तो एक मुस्लिम बुढ़ा बुजुर्ग था, तो मैं क्या भाई साहब सिटी मॉल चलोगे? बोले हाँ चलेंगे सर, बट आपसे एक शर्त पर चलेंगे। मैं बोला आपसे पैसा नहीं लूँगा। आप केसी बोकड़िया जी है ना? अरे बोला मैं क्या, हाँ सर। क्या? बोले यार कल आपका कपिल शर्मा का शो देखा, क्या अल्लाह आपको और सलामत रखे सर। तो ये चीज़ें सीखने को कहाँ से मिलता। फिर जब एक ऑटो में मिला, वो हमने संस्कार सीरियल बना रहा हूँ अभी, जो मेरी दिल से सर वन ऑफ द बेस्ट सीरियल है, जो डीडी पे आएगा अभी, सरदार पटेल के बाद वो ही आ रही है। तो वो उसमें संस्कार है ना सर। मैं, मेरे परिवार के भाई बच्चे, हम जॉइंट फैमिली वाले, हमने वो दिन देखे सर। हम आपको बताएं, आप ड्रीम भी नहीं कर सकते हो। मैं 7-8 साल का बच्चा था तो हम मेरता एक गांव है, वहाँ से एक गांव है जहाँ हमारे पेरेंटल और बुज़ुर्गों का गांव था। उस स्टेशन से गांव में जाने के लिए 4 किलोमीटर थे। तो
उन मेरे पिताजी के काका दादा जो भी 5-7 आदमी लेने आते थे स्टेशन पे, और साथ में एक बैलगाड़ी थी। तो मैं 7-8 साल का होगा, मुझे तो बैलगाड़ी में बिठा दिया, और वो काका भाई 5-6, मेरे पिताजी का नाम बुरमल जी है, बुरु आई गयो मारवाड़ी में बोले, और पूरा 4 किलोमीटर पैदल ले जाके आते थे, पैदल उसको लेने जाते थे। आज आपका खुद का बेटा या खुद का बाप आवे तो बोला ओलो कर लो, गूगल से टैक्सी कर लो, फलाना कर लो, उनको लाना तो दूर की बात है। वो सुकून किधर है सर? आप 4 बेडरूम में 5 बेडरूम ले लो और 3 ले लो, कुछ नहीं आना भाई साहब। जो छत पे सोते थे, रात को मटकी का पानी पीते थे, तरबूज काट के उसको ठंडी हवा लगती थी, मीठा लगता था। आज कितने भी इंजेक्शन सैक्रिन के रोज देते तरबूजों में, वो मिठास नहीं, स्वाद नहीं। तो उस वजह से हम सीखते हैं सर, उस वजह से हम सीखा। फिल्म लाइन में जो आज मुझे केसी बोकड़िया बनने का जो सौभाग्य मिला या वाट, और एक तो ब्लेसिंग ईश्वर का, और बाकी यह जर्नी तो काफ़ी लंबी चौड़ी है जी। शेख से लेके प्यार झुकता नहीं से चला, सब सारी फिल्में बनाई, सीरियल बनाया, सब लैंग्वेज में काम किया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, आप बंगाली लो, आप पंजाबी लो, सब लैंग्वेज में बनाया। अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हर एक्टर के साथ काम किया। किसी भी एक्टर का नाम लीजिए, मैं ये आजकल के जनरेशन के साथ छोड़ दीजिए मैं, और वो देखा भी नहीं जो माहौल है ना सर। एक जगह अगर मतलब शक्ति कपूर भी जाता तो 10,000 आदमी खड़े हो जाते। आज ये बम्बई में हमारे जो एक्टर है ना, मॉल में घूमते करते पहचानते नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि कौन क्या है, कौन क्या सच्ची। वो स्टारडम तो आ ही नहीं सकता, वो स्टाइल ही नहीं आ सकती। और फिर एक ये सब, अभी मैं एक दिन जयपुर शूटिंग करने गया भाई साहब, तो एक हीरोइन थी वाट एवर इट इज, तो उसका सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि बुकड़े साहब यार वो आपने बॉडीगार्ड नहीं रखे, 4 आपको बोले थे वो सिक्योरिटी वाले बॉडीगार्ड। मैं क्या भाई साहब मैं आपको वीडियो की शूट भेजता हूँ, 4 आदमी नहीं है शूटिंग देखने वाले, आप तो बॉडीगार्ड की बात करते हो। आप निकलो इस गलत फहमी से। आपके 4 आदमी नहीं है आपकी हीरोइन को देखने वाला, हम तो 4 हटाएंगे, किसको बताओ आप करके। और आज ये माहौल है, 4 वैनिटी वैन आ रहे हैं, 6 वैनिटी वैन आ रहे हैं, सबके साले पता नहीं क्या। आप 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए की रेट लेते हो, और उसके बाद आप मेकअप मैन का, वैनिटी वैनों का और बर्डन प्रोड्यूसर को देते हो। बच्चन साहब ने 1 रुपया भी नहीं लिया कभी, कोई स्टाफ का नहीं। वो बोलता है कि अगर मैं भी बोलता हूँ सर, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप 10,000 5,000 रुपया उस नौकर को दिला रहे हो, सर्वेंट को, जिसकी सैलरी, उसमें भी पता नहीं कितना आगे पीछे कमीशन होगा आपका। मैं सॉरी, मैं इतना बोलना नहीं चाहिए अपनी फिल्म लाइन के बारे में, बट बात चली तो मैं बोल रहा हूँ। आप फिल्मों पे ध्यान दो यार, आप स्टार हिट मारो, अच्छी सीन लाओ, अच्छी बात बनाओ, हर आदमी को समझो, लोगों से मिलो करो, तो जाके पता पड़े ना। आप हिंदुस्तान की फिल्म बना रहे हो और आप हॉलीवुड की फिल्में देख के उनको कॉपी करते हो तो क्या आना जाना। मेरे को ये पिक्चर चली धुरंधर वाट, और नाम क्या पिक्चर आती है, बोले वो मेरी वाइफ पर बोले आप देख नहीं सको, तो मुझे बोले आप देखिए। मैं यार तुम नहीं तो बोला आप देख नहीं सको, तो मैं जैसी फिल्म क्यों देखूं, पैसा भी दे और मैं देख ही नहीं सकूं ऐसे करके। और मैं कभी भी नहीं देखता हूं सर, बिकॉज मुझे अपना टेस्ट नहीं खराब करना, अपना तौर तरीका नहीं बदलना। मैं अभी जाऊंगा भटक जाऊंगा, हमको नहीं चले कोई बात नहीं, हम फिल्में नहीं बनावे कोई बात नहीं, बहुत कुछ कर लिया, करेंगे तो अच्छा करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे तो अच्छा करेंगे। बुखाड़ी साहब आपने अच्छा किया। अभी आपके करियर में जो मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और हैरान भी करती है ना, कि आपने हमेशा बड़े बोल्ड कदम उठाए जो किसी ने किया नहीं। जैसे आपने तेरी मेहरबानी जब बनाई, या फिल्म में आपने एक डॉग को दिखाया, कुत्ते को दिखाया। मुझे याद नहीं आता कि उससे पहले किसी हिंदी फिल्म में इस तरह से एक फिल्म है जो किसी एक जानवर के आसपास हो। फिर मिथुन जो थे, उस वक्त उनकी जो इमेज थी एक एक्शन हीरो की थी, लेकिन आप उनको रोमांटिक कैरेक्टर के तौर पर लेके आए। ये भी आपसे जुड़ा मैंने पढ़ा था कि तेरी मेहरबानी जो गाना था ओरिजिनली शायद लता जी गाने वाली थी, लेकिन कविता प्यार झुकता नहीं, तुमसे मिलकर ना जाने, तुमसे मिलकर ना जाने, वो कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। और आपको फिर गाना अच्छा लगा, आपने कहा कि नहीं फिल्म में यही। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। एक्चुअली कविता जी उस वक्त क्या सर, हमारी फिल्म की भाषा में डबर बोलते थे, कि मतलब जो लता जी के गाने होते थे ना, या पूरा डिटेल में बताइए कौन सा गाना था, कब की बात है। प्यार झुकता नहीं का गाना था जी, तुमसे मिलकर। तो वो लता जी के लिए कविता जी गाने आई, तो मैं लक्ष्मी जी को बोला यार अच्छा गाया इसने। अरे बोले अच्छा, बट लता जी गाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो एनी हाउ उसमें एक गाना था बच्चे का, तुमसे मिलकर न जाने क्यों, वो लता जी ने गाया। कविता कृष्णमूर्ति ने तो पहले गाया ही था,
हमने पिक्चराइज किया तो हमने सर लता जी का छोड़ के कविता जी का रखा पिक्चर में, ऑडियो में लता जी का है, बाद में इसमें। अरे बोले क्या कर रहा है बुगड़े, मैं क्या यार किसी का कैरियर बनता, अच्छा गाई है तो अच्छा गाई है तो हिट हो गया गाना। और कविता जी भी तभी हम सीरियल बनाए संस्कार में, हमसे 2 गाने वो टीवी में कभी गाए नहीं थे, अभी गा के भेजा उन्होंने, 1 रुपया भी नहीं लूंगी बुखड़े साहब। और कितना किस्सा मतलब उनको अभी भी याद है 40 साल पुरानी सर, बात है? वो कोई भूलता थोड़ी है सर, आपको अपना बचपन याद है, भाई साहब को है, मुझे है, हम सबको नहीं मालूम क्या। मैं कभी कभी याद करता हूँ तो आप बोलते हो ना कोई याद सपने, मैं सपने देखता हूँ, वो देखता हूँ यार कितना मज़ा आता था उस वक्त, साला गाड़ी में जाते थे, ये करते थे। और मैं इतने छोटी उम्र में काम पे लग गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, तो आपका कहना है कि फिल्म में जो गाना था वो डब्बर के तौर पर कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया, लता जी ने बाद में गाना था, लेकिन आपको अच्छा लगा, आपने फिल्म में रख लिया। तो लता जी को जब आपने बताया, उनको भी तो बताना पड़ा होगा नहीं, ना कि लता जी भी ये रख रहे हैं। ऐसा बना तो नहीं, स्टेज नहीं बना, बट हमने सर, आप बोले ना बुखड़े जी दिलदार, दिल कैसे ऐसे में था उस वक्त। वो 1000 रुपया लेती थी तो मैं कहता यार बहुत कम है, 1000 रुपया, 2000 दे यार इन्हें। प्रोडक्शन वाले को बोलता था 2000 दे। कविता जी बहुत मानती है, कविता जी को फिर खूब गाने दिए। सबीर कुमार, हमने एक एक्टर का गाना था सर, जो अभी मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगेगा किसी के बुरा है, वो सबसे गाना सुपरहिट है, गोरी कलैया। उसमें गाने में सुदेश भोसले ने गाया वो गाना, और सबीर जी थे, और सबीर जी ने आके बोला कि बुखड़े साहब मैं थोड़ा, मैंने सर वो सुदेश भोसले का गाना सबीर जी से डब कराया गोरी कलैया में। पर सर मुझे नहीं मालूम, मुझे एक बात है ना सर, फिल्म वर्ल्ड से लाइन से ये समझ नहीं आता कि लोग है ना सुबह का शाम को कैसे भूल जाते हैं। मतलब हम तो बचपन से लेके आप सब 7 पुश्तों को याद है, हम सबको याद है हमने किधर बाप ने हमको झापड़ मारी थी, किधर नहीं मारी थी। ये फिल्म लाइन में सर जो शॉर्ट मेमोरी है ना, जो मैं ये सुन भी रहे फिल्म वाले हैं उनको भी बोल रहा हूँ सर, प्रोड्यूसर को मालिक होता है ना सर, प्रोड्यूसर का। हमारे एक एक्टर का इंसिडेंट हुआ था सर, मैं नाम नहीं लेने की ज़रूरत है, वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे तो उसको हम बोला यार नहीं ऐसा उसका थोड़ी चलेगा। तो उसका सेक्रेटरी ने बोला कि सर मेरे घर आके आप दा को बुरा भला नहीं कह सकते, आप 1 गिलास पानी भी पी रहे हैं तो उनका। तो मैंने कहा यार आपके लिए होगा, मेरा तो नौकर है, एक्टर चाहे कोई भी हो, पैसा मैं दे रहा हूँ ना, आप काम कर रहे हो ना, यू आर वर्किंग, कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे सैलरी, आप तो नौकरी हो ना मेरे, तो उसमें क्या बात है क्या। उसके बाद में हमारे थोड़ा 19-21 हो गया, हमने फिल्म ही, मैंने कहा मन ही नहीं मिलता, डायरेक्शन क्या करूँगा, बंद कर दिया। तो अपने स्टाइल से ही जिया सर, वैसे ही जीना चाहिए आदमी को, चाहे कोई भी बिजनेस हो, सर्विस हो, कोई भी हो। सब ये तो स्टाइल तो आप जब बड़े यंग थे तभी आप में था, मुझे याद आता है। शुरुआती आपकी जो फिल्म थी, आपने सायरा बानो ने शूटिंग की थी 4-5 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन आपको शायद कुछ ठीक नहीं लगा, आपने उनको बाहर करके नीतू सिंह को ले लिया था। नहीं वो क्या हुआ सर कि उनके सेक्रेटरी थे राव साहब, तो वो हमको उदयपुर मेरा आउटडोर शूटिंग थी, और 10 दिन के वो राव साहब मिले भी नहीं। सुबह जाऊं तो नहीं, दोपहर को जाऊं नहीं, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे चला गया तो नहीं। मेरे को सर मेरे को शुरू से ये भगवान ने मुझे इस मिट्टी में ही बनाया कि मैं नफ़ा नुकसान नहीं सोचा सर। दूसरी पिक्चर सायरा बानो जी, आप दिलीप कुमार जी की वाइफ, आप बताओ सर, वो थी पिक्चर में। तो मैं गया मैडम के घर, सीधा दिलीप कुमार जी के घर, तो वो बोला सर बुखड़े साहब को बोलो राव साहब से मिल ले। मैं बोला राव साहब तो मिलते नहीं हैं सर, ये मैंने कभी किसी इंटरव्यू में बोला नहीं सर, आपने पता नहीं कहाँ से छेड़ दी है बात करके। तो राव साहब मिले, मैं क्या मैडम को मिलना है मैंने। मैडम आई ऊपर से, बोले बुगड़े साहब डेट की तो राव साहब ही बात करेंगे। मैं वो क्या सर राव साहब तो मिलते नहीं है, क्या करेंगे, अभी 10 दिन के बाद है, मैं टिक टेक कराऊँ ना कराऊँ। फिर बोला कि एक काम करिए आप छोड़ दीजिए पिक्चर। उसको झटका लगा। अब मैं सर छोटा सा बच्चा, और आप सायरा जी को बोलना, हालांकि मेरी गलती है, मैं इससे सीनियर है, उसको बोलना पेशेंस नहीं था। पेशेंस क्या, शुरू से आदत ही ऐसी है। तो बोला गया, और वहाँ से वो अलग हुई। अलग के बाद में मैं नीतू सिंह जी को ले लिया, नीतू जी को ले लिया। ऐसे बहुत इंसिडेंट हुआ सर। पहली पिक्चर में आपको बताऊं सर, पहले पिक्चर में डायरेक्टर था MV रामन। वो रामन साहब ने लता, आपको नहीं मालूम, यंग जनरेशन वैजयंती माला का तो नाम सुना ही होगा, संगम वगैरह, जिस देश में गंगा बहती, उसको इंट्रोड्यूस किया रामन साहब ने। रामन साहब का बम्बई में स्टूडियो था, जब वो पिक्चर डायरेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद कोई डिफरेंसेस हुए तो रामन साहब जो मेरे साथ पैसे लगाने वाला था, वो पैसे लगाने वाले का वो छोड़ दिया, उनके परिवार को फिल्म में नहीं करना था काम। तो मैं किसी तरह जुगाड़ करके पहली फिल्म में, झटका देखो आप,
8 रील बनी हुई थी। मैं रामन साहब को बोला आप शूट करो सर, मैंने कुछ बंदोबस्त किया। रामन साहब बोले माई माइंड इज़ नॉट क्लियर, आई वांट टू गो तीर्थ यात्रा। अरे मैं क्या यार, हम तो मर रहे हैं रामन साहब और आप तीर्थ यात्रा जाओगे। मैं क्या यू गो फॉर एवर, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं थी, आधे टूटी फूटी सीखता गया। मैं क्या यू गो फॉर एवर। तो बोले, मैं बोला सर कौन सा डायरेक्टर शूट करेगा। तो अपनी वाइफ को तमिल में पूछा, पात्या मतलब मेरे को निकाल के मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं किसको डायरेक्टर ले और इनोसेंसी में हमने पूछ लिया। फिर उसके बाद में हम शूटिंग रखे। मेरा आसिफ साहब से बहुत अच्छा रिश्ता था सर। मैं पहली फिल्म में रिवाज की टाइम संजीव कुमार जैसलमेर में शूटिंग कर रहा था, लव एंड गॉड की। उसकी डेटें लेने के लिए आसिफ साहब के पास जाना पड़ता था, तो मैं वहाँ गया था। तो आसिफ साहब से मेरा अच्छा रिश्ता हो गया। तो अब आसिफ साहब को मैंने बोला कि मैं उसको रमन साहब को निकाल दिया और टी प्रकाश राव को लिया। टी प्रकाश राव बड़ा डायरेक्टर था सर, जिसने बारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, सूरज और कितनी पिक्चरें डायरेक्ट की। पर फिल्म लाइन ऐसा वरदान है सर कि यह ऐसा ऊपर चढ़ता है, ऐसा धड़ाम नीचे आता है। आदमी समझ जावे वो समझ जावे, और बाकी तो फिर आधे यहाँ तक पहुँचने में राम राम सत्य हो जाता है फिर। तो वो मैंने आसिफ साहब को बोला कि रमन साहब को मैंने निकाल दिया, प्रकाश राव को लिया, मैंने शूटिंग करनी है आसिफ साहब। तो संजीव कुमार का नहीं तो एकदम वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आसिफ साहब ने संजीव को बोला हरी को तुम। मैं बोला आसिफ साहब पैसे ही नहीं है मेरे पास। बोला नहीं कोई नहीं, मैं हरी को बोलता हूँ, दे देगा, हरी नाम है संजीव कुमार का। तो हम वहाँ हैदराबाद गए। हैदराबाद जाते ही ना वहाँ एक टेलीग्राम आ गया एसोसिएशन से कि डोंट वर्क टी प्रकाश राव को अनलेस रमन मैटर सेटल्ड। मैं आसिफ साहब को फ़ोन किया। आसिफ साहब होशियार थे, बोले टेलीग्राम किसने रिसीव किया। मैं बोला होटल वाले ने। बोला बोलो मुझे मिला ही नहीं, और शूटिंग करो। कहाँ प्रकाश राव, मुझे दो। प्रकाश राव तुम करो शूटिंग करो, मैं सेटल कर दूंगा। अब वो मैटर निपटा, होटल में कमरे में गए, पैसा उन्होंने बोला हरी से ले लेना, सुबह शूटिंग है। मैं संजीव जी को बोला, मैं क्या आपको आसिफ साहब ने कुछ बोला क्या। तो मैं बोला वहाँ कुछ बोला यार तुम पहले प्रोड्यूसर हो, मेरी किस्त भी नहीं दे रहे हो, रुपये मुझसे ले रहे हो। मैं क्या मैं थोड़ी ले रहा हूँ यार, ये पक्का मारवाड़ी बुद्धि है। नहीं बुद्धि नहीं है सर, ये मारवाड़ी कमाल कर सकता नहीं बुद्धि नहीं सर, ये शुरू से नेचर है कि साला मेरे को आप कुछ भी करवा लो, जेब में 100 रुपये। तो मैं बोला यार आप देना दे दो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं। तो वहाँ से किया। उसके बाद में साला वो शत्रुघ्न सिन्हा की जगह प्रदीप कुमार था। प्रदीप कुमार बड़ा हीरो, नागिन में, ताजमहल में बड़ा हीरो, वो विलन का रोल किया। अभी उसको करना था, काम नहीं था। तो मैं वहाँ से उसको बोला कि वो सीन सुनाया। तो बोला मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगा, मैं तो ना हीरो हूँ ताजमहल का। मैं कि सर आप तो विलन का काम कर रहे हो, आपको सुनाया, थप्पड़ तो है ही ना। आप थप्पड़ के आगे गुस्सा भी मारेगा, आपको मारेगा भी क्लाइमैक्स में, आप विलन हो। तो बोला नहीं मैं ये तो नहीं करूँगा। अब प्रदीप कुमार रमन साहब को निकाला। अब प्रदीप कुमार बोले मैं नहीं करूँगा, 6ठी रेल 7वीं रेल में। तो शत्रुघ्न सिन्हा हमारे एक दोस्त था सतपाल, शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैंने वहाँ मद्रास में शूटिंग करते देखा। तो वहाँ इनका एक चाकू से कटा हुआ है, निशान है। मैं बोला यार एक लड़का था ऐसे कटा हुआ और अच्छा काम किया। अरे बोले शत्रु है। तो मैं बोले यार उसको करा दो, प्रदीप कुमार को हटाया। बम्बई में लिंकिंग रोड थी, उसने शत्रु को फ़ोन किया। शत्रु मिस्टर बुकाड़िया, हाय हेलो सर, नाइस। बोले यार इनकी फिल्म करना है अपने। यस। बोले करेंगे सर। बोले कल शूटिंग है। और नहीं यार कल तो नारंग की शूटिंग है। अब कुछ नहीं यार, उनका स्टूडियो में रियल सेट है, बुकाड़िया जी का सेट लगा हुआ। तो वहाँ से वो कल शूटिंग, कपड़े भी घर से पहन के आया। शत्रुघ्न सिन्हा हुआ, अब कल शूटिंग कर ली। पैसे तो आसिफ साहब के पास थे, मेरे बैंक में थे, वो आसिफ साहब ने मांग लिए, मैंने दे दिया। और आसिफ साहब ने बोला तुम रख लो शूटिंग। आसिफ साहब के पास पैसे, आसिफ साहब की डेथ हो गई सर। अब रात आर के स्टूडियो में सेट लगा हुआ, 2 दिन हो गए। और इधर ये शत्रुघ्न सिन्हा का इस इंसिडेंट हो गया, पहले डायरेक्टर का हो गया, उसके बाद में पैसा कहाँ से लाऊं। तो एक रशीद अरबाजी है जो वो उसमें सरकार पिक्चर में एक रोल किया दाऊद का, जो दाऊद जी हैं, दाऊद जी उनके यहाँ काम करते थे, ये सच्चाई है। रशीद अरबा नाम है उनका। अच्छा। मैंने पैसा लाऊं किधर से। मैंने रशीद साहब को फ़ोन किया, रशीद साहब बुकड़े बोल रहा मिलना आपसे। तो मैं चला गया। अब मेरा सेट लगा हुआ है, वहाँ शूटिंग है, आगे प्रोडक्शन मैनेजर भी ऐसे होते थे। बोले बुकड़े साहब आपके पास चेक बुक है। मैं क्या है। बोले आप तो चेक साइन करके पूरी चेक बुक दे दो।
तो उसने 100 रुपया चपड़ासी को भी देना था, चेक काटा, बोले मद्रास की कंपनी है, चेक से ही पेमेंट करता है। कर दिया। अब चेक तो आएगा, अब करे किधर, पैसा लाऊं किधर। आसिफ साहब तो चले गए। और फिर घर वाला तो वैसे ही फिल्म में तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं था घर में मारवाड़ियों को। मैं रशीद जी के पास गया, रशीद अरबा जी के पास गया। मैं पैसे मांगू कैसे? वो बुखार तुम्हारे लिए मैं पंडित से खाना वाना मंगाया ताज से, वेजिटेरियन, और शूटिंग ठीक चल रहा है। मैं एक सर शूटिंग में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपया। तो बोला नहीं हम नहीं देंगे। मैं घबरा गया, यार अभी 20,000 के लिए मना कर दिया। फिर बोला नहीं सर तुम रशीद अरबा के यहाँ आए और 20,000 रुपया लेने आए हो। उसको बोला ला के दो, अंदर से 2 लाख रुपये ला के दिया। वाह, 2 लाख रुपये ला के दिया। तो इतनी मजबूती सर, वो न्यू इतनी स्ट्रांग है, सीखते ही गया, एक गया दूसरे गए, एक इंसिडेंट है सर, आप शाम हो जाएगी, दूसरे दिन शाम हो जाएगी। तो अभी बहुत कुछ हो गया। बाकी तो अभी उसके बाद अमिताभ बच्चन का बता दिया आपने, फिर शाहरुख खान, सलमान, माधुरी दीक्षित। हम तो शाहरुख, जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे आपसे जुड़ी मैंने जितनी भी बातें पढ़ता हूँ मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ जो आपके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और आपको लेकर जो उनकी मोहब्बत रही है, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी रेयर है। आपने एक जगह बताया था कि शाहरुख साहब ने भी अपनी कुछ फीस लेने से मना कर दिया। सर, हाँ, शाहरुख साहब था वो? देखो सर, हम आपको एक तो मैं डायरेक्ट अप्रोच में बिलीव करता हूँ सर, ये बीच वालों को मैं आई डोंट कंसिडर। और फिर मैं सलमान जी के तो सलीम साहब से अच्छा रिश्ता था। हमने पहले सलमान खान को स्टोरी भी नहीं सुनाई सर, ये सच है, वो सुन रहे होंगे सुने। हमारे सलीम साहब से अच्छा रिश्ता था। हमने सलीम साहब को एक मद्रासी तमिल पिक्चर दिखा दी और हमने कहा सर ये इतना में करो, तो उन्होंने मुझे हाँ बढ़ दिया। अब उसमें एक रोल था, तो फिर वहाँ शाहरुख खान की बात आई हमारे डिस्कशन में। शाहरुख खान साहब से टाइम फिक्स हुआ, फिल्मिस्तान स्टूडियो मिले, तो शाहरुख साहब से नमस्ते बुखड़े साहब। ये किस फिल्म के लिए? हम तुम्हारे सनम के लिए। तो वो सर क्या पिक्चरें इतने स्ट्रॉन्ग है ना सर पीछे कैरियर, तो हर आदमी ने लिफ्ट दिया मेरे को, यूँ समझ लीजिए। और प्लस अब वह मिला, नमस्ते सर नमस्ते, वो बाहर आ गया। मैं कहा सर एक पिक्चर है तमिल में, उसमें 20 दिन का काम है सर, मुझे नहीं मालूम आप क्या लेते हो, मैं आपको 2 करोड़ रुपये दूंगा। वो लेते होंगे 1.5 करोड़ रुपया। उसके बाद उसने सर नेक्स्ट डे वो पिक्चर देखने आ गया, तो डायरेक्टर इतना छोटा ऐसा अजीब पर्सनैलिटी थी। मैं कि तो अंदर मत आना, तेरे को देख के भाग जाएगा वो। तो भागना, तो डायरेक्टर को मिला ही नहीं मैं। अच्छा। अरे सर मैं कितना शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि साला हर बात में करिश्मा है। मतलब एक आदमी शाहरुख खान फिल्म कर रहा है, पूछेगा तो सर डायरेक्टर कौन है, स्टोरी कौन है। इतना भगवान ने बना दिया कि साला कोई हिम्मत ही नहीं किसी की। बुखाड़िया जी, कैसी बुखाड़िया? अच्छा किसी फिल्म में बुखाड़िया जी की फिल्म बोलते हैं, वो डायरेक्टर का बेचारे का गरीब का नाम ही नहीं लेते जिसने मेहनत की है, चाहे कोई भी हो। तेरी मेहरबानी, डायरेक्ट तो विजय रेड्डी ने की, बुखाड़िया जी की फिल्म तेरी मेहरबानी यार, क्या फिल्म बनाई। तो शाहरुख खान उसको पिक्चर देखने आया, तो मैं उसको बोला तुम अंदर मत आना यार, आधेमान आएगा तेरे को देख के भाग जाएगा वो। उसको बाहर रखा मैं तमिल डायरेक्टर को उसको करने के लिए। फिर शाहरुख खान देख के अंदर से आया, बोले बुखाड़िया साहब मुझे इस तरह की फिल्में समझ नहीं आती, मैं करूँगा तो आपके लिए करूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका सर। उन्होंने पिक्चर की, करने के बाद में थोड़ा 19-21 हुआ। अब जो भी प्राइस थे हुई सर, उसमें 95 लाख रुपया उसको हमने देना था। उसने सर मेरे बेटे को बोला बुखाड़े साहब इज़ टू गुड मैन, मैं उनको बोलना मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना, मैं आई विल नॉट टेक वन। मैंने बोला सर हम मारवाड़ी आदमी, सब जबान वाले आदमी हैं, कोई आपसे तकलीफ तो है नहीं, आगे पीछे ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम क्यों नहीं देवें। बोले यार आप कुछ जिद मत करो, हम तो 95 लाख कोई 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आएंगे, आप कुछ घर बार बेच के लाओगे। कौन आदमी बोलता है सर, क्या बात, कौन बोलता है? उस वक्त का 95 लाख 8-10 करोड़ के बराबर है। और वो उसकी नेचर है, उसकी पीठ सुनती है। और मैं ईमानदारी से दादागिरी से बोलता हूँ सर यस। उन्होंने बोला, और फिर मेरे को एक दिन उनके सेक्रेटरी जी के अनवर जी थे, बोले यार बुखाड़े साहब कुछ पैसे वैसे दो, कुछ 5-6 महीने पहले। तो मैं वो उन बाद में मैं बोला सर खान साहब ने तो ऐसा बोला, मैं तक परेशान भी था। तो मैं जाके वो महबूब में शूटिंग कर रहे थे, हाँ बुखाड़े साहब कैसे आए? मैं बोला सर वो अनवर ने, अरे नहीं यार कुछ मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया आपको, आई कमिटेड, आई टोल्ड योर सन आई एम नॉट टेकिंग 1 पैसा।
तो भरत भाई को मैं बोला, भरत भाई ये हमको देना चाहिए, ये अगर कुछ भी हो। उसने बोला उसकी मर्जी है। भरत भाई से मैं 20 लाख का चेक लेके गया और उनको दिया, बोले नहीं लिया सर। मैं उसको ड्राइवर को दे के आया, वो नहीं डाला। उसके बाद अभी ताज़ा कहीं मिले थे, मैं स्टूडियो में, वो आए थे, मैं ऊपर मिक्सिंग कर रहा था तो नीचे अमित बोखड़िया जी को मिले और उसने बोला कैसे है बोखड़िया साहब, ऊपर है। वो बंदा चल के ऊपर आया, सर कैसे है बोखड़िया साहब। मैं सर पैसे ले लो। अरे यार क्या बोखड़िया साहब, छोड़ो ना, अभी आप किसी दिन भी बोलना, मैं आपके लिए 5 दिन फ्री करके जाऊंगा। आई रेस्पेक्ट, आई लव यू सर। अभी क्या बोलूँ मैं, इसके आगे क्या मांगूँ सर, क्या करने, जरूरत भी क्या है। ऐसे इंसिडेंट हर एक के साथ है, तो ऐसा तो नसीब बहुत कम लोगों को नसीब में हासिल होता है सर। मैं तो पब्लिक का भी धन्यवाद देता हूँ, आप प्रेस वालों ने भी मुझे बहुत इज्जत दी सर। मैं जिधर भी जाता हूँ ना सर, कोई भी बम्बई की पार्टी में कैसे कैमरे पैन हो जाते हैं। मेरा बेटा बोला बुखाड़े पापा पापा, एक बच्चन साहब का पा का प्रीमियर था, मैं ऐसे ही जब्बा पजामा और चप्पल में ही था। वो बुखाड़िया साहब वो मिले, बच्चन साहब थे, और सच्चा है, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। बच्चन साहब ने खुद ने बोला अपने मुंह से, बुखाड़िया साहब टेम बेटे मेरे बहुत काम आए। मैं कहा नहीं सर, आप तो खुद लीजेंड हो, आपका एहसान है कि भाई आपने मेरे साथ काम किया तो मैं डायरेक्टर बना। आपका असली हक तो मेरी कामयाबी में आपका है। तो वो कि नहीं, हर बड़ा आदमी है ना सर, खुद अपने मुंह से नहीं बोलता मैंने तुम्हारे लिए किया, वो छोटे लोगों की बातें होती है। बड़ा आदमी हमेशा बोलता है यार सब आपकी काबिलियत है या ईश्वर की कृपा है। तो हम उस परिवार से, उस दौर से गुजरे हैं सर। वैसा ही हमारा सफ़र रहा ज़िंदगी का। हम तो कभी खुद को नहीं समझा, कभी किसी एक लड़की हिंदुस्तान में बोल दे बुखाड़िया जी ने हाथ लगाया। हीरोइनें भी हमारी ज़िंदगी में आई होगी, अच्छे लोग भी आएंगे, वॉलेंटरली कईयों ने सरेंडर भी किया होगा, हमने नहीं। हमने कहा सर ये सरस्वती की पूजा और शिव जी की पेड़ी है, यहाँ मैं ये कोई ऐसा हरकत नहीं करूँगा। और मैं आई कांट अफोर्ड, कान को सुनने की आदत है बुखाड़िया साहब। आज मैं किसी को छेड़ूंगा, किसी से बदतमीजी करूँगा, वो दूसरे दिन हाय बुखाड़िया बोलेगी। मैं आई कांट अफोर्ड, मैं नहीं करना है। और मुझे वही ज़िंदगी में मेरी है, मैं मरूंगा तो सर हेडलाइन में ही मरूंगा, दूसरे मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अब कहीं भी मैं चेक इन एयरपोर्ट भी करता हूँ तो वो ऐसा बुखाड़िया साहब, अरे सर क्या क्या फिल्में बनाई है। कहीं गवर्नमेंट में कहीं कोई कोर्ट कचहरी कानून कहीं भी कोई खड़ा भी हो गया तो कैसी बोकड़िया का नाम लिया तो पूरा कोर्ट टर्न करता है, ऐसे कैमरा टर्न हुआ जैसे। क्या चाहिए सर। अभी एक हमारी पिक्चर अभी हुई है तीसरी बेगम, हमने अच्छी फिल्म बनाई। पहले सिग्नेचर बनाई थी अनुपम खेर, अनु का वो द सिग्नेचर, उसमें हमने दिखाया सर कि हॉस्पिटल में मिडिल क्लास का बच्चा परिवार का कोई एडमिट हो जाता है ना सर, तो उसकी ज़िंदगी के आगे पीछे के 2-2 साल गए। इतने टेस्ट, इतने सब कुछ, इट बिकेम माफिया। सही बात। मतलब आपका वेंटिलेटर पे मशीन खाली है तो बिना ज़रूरत वाले को लगा देंगे, और अगर वेंटिलेटर ज़रूरत है किसी अमीर या किसी बड़े आदमी को तो बेचारे की चलती हुई सांसें उतार के उसको लगा देंगे। ये हमने दिखाया, विच इज़ हर जनरल, हर कॉमन आदमी की स्टोरी है सर, विच हैज़ डन वेरी गुड। अभी नाउ हमारी एक तीसरी बेगम आ रही है, जो पिक्चर सर बहुत अच्छी फिल्म है। और आप अपने बेटियों को दिखाओ, अपने परिवार को देखो तो उसमें लगेगा कि यार हम लोग सब वी आर रिस्पॉन्स, ईच एंड एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्स। और ये मत भूलिएगा कि मेरी रगों में राजपूतों का खून दौड़ रहा है। मैं वार सहना जानती हूँ तो वार करना भी जानती हूँ। बुखाड़ी साहब, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक जो नज़र है चीज़ों को या सब्जेक्ट को पहचानने की, एक गाना आपकी फिल्म में था गोरियां कलाइयां, जो बड़ा पॉपुलर हुआ, आज का अर्जुन का था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। वो गाने की भी अपनी बड़ी स्टोरी है कि आप किसी शायद कार्यक्रम में गए, आपने किसी जो लोक गायिका उसको सुना और आपको लगा यार ये गाने में तो बड़ा पोटेंशियल है, फिर आप कैसे उसको फिल्म में लेके आए, क्या उसकी बैक स्टोरी क्या है? अब सर आप क्या, कहाँ से कौन छेड़ दिए सुर। सर एक पार्टी थी, एक फंक्शन था, एक हमारे दोस्त ने, मैं मद्रास रहता था तो बम्बई में उसने हॉलीडे में पार्टी रखी बुखाड़िया साहब के। मैं सर वो शूटिंग करके ही आया, वही मेरी सिंपली जब्बा पजामा फलाना। तो वहाँ एक तनवीर आपा जी थी जो जिसने वो गाने पे, वहाँ गाने बजाने वाले थे, वो पेटी पर आगे होते थे फंक्शन वगैरह, तो उसमें उन्होंने वो गाना गाया। तो मैं गाना गाया तो मैं अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा सर आपका ऐतराज़ नहीं हो तो मैं ये गाना अपनी फिल्म में डाल दूँ। तो बोला जय नसीब। और फिर वो होता है मैं तो कैसी बुखाड़िया की
जी की इतनी फ़ैन हूँ कि मैं रनिंग मुजरा रोक देती थी अगर चित्रहार में गाने आते थे आपके उस वक्त। अच्छा। तो मैं रनिंग मुजरा में, वो मुजरे वाली थी, वो गाना गाते थे ना तब उस टाइप के कलाकार, तो वो बोलते थे रनिंग में शो रोक देती थी बुखाड़िया साहब। और आपके पिक्चर में गाना हो तो फिर क्या। दूसरे दिन मैं ऑफिस बुलाया, मैं बप्पी जी के यहाँ लेके गया। मैं क्या बप्पी जी कुछ छेड़ा-छेड़ी मत करना। उसने काशिफ एक आदमी था यूपी का, मेरठ का, उसका लिखा हुआ था, यही सेम वर्ड थे। फिर उसमें बच्चन साहब का ऐड किया, वो अनजान जी ने लिखा, और फिर वो गाना हुआ सर। वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ सर गौरी का। उसका अरेंजमेंट सर तब तमाम मारवाड़ी मैंने किया सर। मैंने मतलब पप्पी जी का ही है। मतलब वो सब कोई भी गाना देखिए, कैप्टन के बिना तो जहाज कितना भी भले जाए, 1000 करोड़ का जहाज और सोकर चलाने वाला तो कैप्टन चाहिए। तो फिल्म में किस सिचुएशन पे आएगा, कैसे आएगा, कौन गाएगा, सारी बातें बहुत मायना रखती है सर। कैसे पिक्चराइज होगा, तो वो गाना ऐसा जाके वो हुआ सर। और वो तन्वी आपा जी आज भी है। उसके कैरियर के 3 गाने थे सर जो फिल्म लाइन में आए। एक है गोरी एक कलैया, एक गाना था ये जो हल्का हल्का सरूर है तेरी एक नज़र का असर। मुझे वो एक शराबी बना दिया जितेंद्र और रेखा जी का। एक चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा, तेरे बगैर सावन मैं। वो तीनों गाने उनके हैं सर, मुझे पता है। तो वो अच्छी कलाकार, अच्छे वो गाना मतलब आज का अर्जुन को चलाने में 10% उस गाने का भी हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बुखाड़ी साहब, एक जो बड़ी चर्चा होती है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो बात करने में, कहा जाता है कि 80 या 90 का जब दशक था, खास तौर पर 90 के दशक में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बड़ा असर था और प्रोड्यूसर पर प्रेशर डाला जाता था कि भैया इसको लेना है, उसको नहीं लेना। क्या आप उस बारे में कुछ अपनी राय डाल सकते हैं? नहीं सर, मुझे तो कभी किसी का फ़ोन नहीं आया सर। कभी फ़ोन नहीं आया? नहीं आया। और नहीं, मैंने सबको, वो भी देखिए, वो चाहे अंडरवर्ल्ड हो या अपर वर्ल्ड हो, सबकी आत्मा है, दिल है, सब कुछ है, उनका प्रोफेशन है, धंधा है। पर उनको भी अगर ये मालूम है कि बुखाड़िया जी की पिक्चरें देखी हमने, देख देख के बड़े हुए, या बुखाड़िया जी की पिक्चरें अच्छी फिल्म बनाता है, वो भी पढ़ते होंगे अखबारों में, उनके भी इंटरव्यू जाते होंगे। तो इस वजह से भी मुझे कभी आज तक नहीं आया सर, और ये सच्चाई है सर। लेकिन आप ये सुनते होंगे उस वक्त कि हाँ फलां प्रोड्यूसर को या फलां डायरेक्टर को कॉल आया? मुझे तो एक बात बताऊं सर, मैं अर्जुन को आंख दिखती है, मैं अपने अलावा किसी का डिस्कस भी नहीं करता हूँ। मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, कोई रिएक्ट भी नहीं करता हूँ। और मुझे एक बात है यार, जो ईश्वर की मर्जी है, आपके मेरे क्या हाथ में, एक पल भी हाथ में नहीं है। इसको मैं कूट कूट के, मेरे दिमाग में फिट है ये बात। मैं इसमें हिट फ्लॉप है नहीं है कुछ भी नहीं। मैं पिक्चर बनाता था, पहले बार मैं अपने गांव में लेके जाता था पिताजी के पास, तो गांव का माहौल वैसे माहौल था। वो मेरे बड़े भाई साहब कहते थे थारिया फिल्म चाली नहीं, मैं क्या करूं। एक सेकंड मेरे को रिएक्ट भी नहीं होता था कि 1 करोड़ रुपया ढेर हो गया या कोई हिट हो गई, तो मैं कभी एक्साइटेड भी नहीं हुआ सर। जो मेरे को तब से जानते हैं वो एक ही स्टाइल है। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे जैन समाज से। मैं जैन ही होने का मुझे गर्व है, जैन समाज से जुड़ा हूँ। किसी एक्टर को नॉन वेज नहीं खिलाया, कोई सीन में भी नहीं दिखाया। कोई सीन में भी नहीं दिखाया विलन चिकन खा रहा, वो खा रहा, कभी नहीं। कोई शराब, कोई बात नहीं। कोई कितने भी फंक्शन होते थे, नॉन वेज कभी भी नहीं होता था। 99% शराब भी अवॉइड करता था। मतलब कोई अभी कोई मजबूरी है या ऐसा ही माहौल है फिल्म की पार्ट, पर खाना पीना शराब कि इतनी जितनी नहीं, जितना नॉन वेज वगैरह। हम लोग जैनी है तो हमारे नज़र में है, और हम तो उसमें खुश है सर के लोग हमारा साथ दिया। लोगों ने कभी किसी ने प्रेशर नहीं किया कि नहीं सर मेरे को नॉन वेज होना ही है। चाहे खान साहब थे, चाहे कोई था, सबको पता। बुखाड़िया साहब के मैं पहले ही दिन रिक्वेस्ट करता था कि सर मेरी कुछ भी नहीं, मैं हाथ जोड़ के विनती है कि मैं जैन समाज का और मेरी कल्चर वैसे ही है, तो मैं उसका रिलीजियस काइंड ऑफ मैं बात कर रहा हूँ कि अब मैं नॉन वेज नहीं ला सकता। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने, अच्छा किसी एक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की सर। मस्त बढ़िया बात बताऊँ सर, मैं खुद ही वॉकआउट हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया मैं ही छोटा हूँ, जाने ऐसा मौका ही नहीं आया सर, किसी ने नहीं किया। पैसा है नहीं है, आपको बताऊँ नाना पाटेकर जी ने, बहुत बढ़िया आदमी है, राज बब्बर जी, ये सब अच्छे लोग हैं सर। इवन बच्चन साहब की भी मेहरबानी है भाई, उन्होंने मुझे हाँ भरी तो मैं डायरेक्टर बना ना सर। हाँ। और आज का अर्जुन का मेरा करियर में बड़ा नाम है, डेब्यू फिल्म है, वो उनकी तो चॉइस थी, वो बोल सकते थे, उनको थोड़ी कोई पैसे से खरीद सकता है।
वो तो मेरे ऐसे में धुनकी में 1 करोड़ बोलती है, बाकी कोई बच्चन साहब को पैसे से तो नहीं खरीद सही सकते बात है। ना। हाँ। तो पता नहीं, वो पता ही नहीं सर, मेरे को तो बस हमेशा ईश्वर मेहरबान रहा। बच्चन साहब से तो आपकी ऐसी बड़ी दोस्ती गहरी। लाल बादशाह में सुना है गाना था जो बच्चन साहब को पसंद आ गया, उन्होंने आपको कहा कि यार इसको इसमें यूज मत करो, मुझे दूसरी फिल्म में करना है। एक पंजाबन दिल चुरा के ले, वो गाना मेरे का आदेश जी ने में था, उन्होंने बोला मेरी पिक्चर में शूट मेजर साहब में। मेजर साहब में जो लगा है, वो तो मामूली बातें हैं सर, वो तो आपस में कोई नहीं। बट सर मेरे को किसी एक्टर से कोई रिग्रेट नहीं है। बट अगर आप पूछेंगे तो भाई जो अच्छा ही है तो अच्छा ही, तो भाई कोई आदमी तो आप बोलो ये भी अच्छा, आपको भी आप पूछोगे सबसे बढ़िया फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे वो अच्छा लगता है। फिर दूसरे से डरेंगे यार कि एप्पल नहीं खाया तो बीमार हो जाऊंगा, तो वो भी अच्छा लगता है, फिर वो भी अच्छा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन किसकी विनम्रता ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मतलब जाहिर तौर पर आप प्रोड्यूसर थे, आपके सामने तो सभी विनम्र रहेंगे ही, लेकिन फिर भी। नहीं सर, जैसी बॉल फेंकोगे वैसी बॉल आएगा ना। मैं सबके साथ भी, मैं आज भी जाता हूँ तो सब मेरे को लिफ्ट तक छोड़ने आते हैं, या बढ़िया सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं ये भी बोलता हूँ सर, फिल्म लाइन से भी अच्छी कोई लाइन नहीं है। ये थोड़ा सिस्टम है ना सर, ये बड़े वाले देखिए सर, वो कितना भी दूल्हा अच्छा हो, बाराती के बिना बारात के बिना दूल्हा अच्छा कहाँ से लगेगा। और भी आपके साथ 20 प्रोड्यूसर रहेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री होगी ना सर। आप 2 आदमी आपको डोमिनेट करो और आप जो कुछ कर रहे हो, पब्लिक क्या करेंगे? पब्लिक को जो खिलाएंगे वही तो खाएंगे। अच्छी फिल्मों के आज भी लोगों में वैक्यूम है। अच्छी बात करो, अच्छे सीन करो, अच्छे गाने करो। वो गाने किधर है जो आप 10-10 बार सुनते हो, 10-10 बार देखते हो? कुछ भी नहीं है, खाली सब मार्केटिंग है, बेच रहे हैं अपने आप को। उससे क्या होता है सर? सब हिंदुस्तान का कल्चर डैमेज हो रहा है। हिंदुस्तान की जो बात है, जो प्योरिटी है, वो आत्मा नहीं है ना। नहीं। गाने में आत्मा होनी चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। आगे तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बिल्कुल, सब ये सब बात होती थी ना सर। बट एनी सर, तो आपने बगाड़ी साहब कहा कि अच्छी फिल्मों का वैक्यूम, आपकी खुद की अच्छी फिल्म आ रही है अभी, तीसरी बेगम, उसके बारे में जरा कुछ बताएंगे? क्या बैकग्राउंड है, कैसे आइडिया आया उसका? हम आपको बतावें, इसको कोई कंट्रोवर्सी का वो जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से पेश किया। मेरा एक इंसिडेंट हो गया था कि मेरा कहीं जाने का किसी घर में मौका मिला। ठीक है। उसके घर में 3 बीवियाँ थी। उसने मिलाया मेरे को, ये बीवी नंबर 1, 2, 3, लेकिन जिस स्टाइल से मिलाया ना, ये मुस्लिम है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है। अच्छा। वहाँ से सर वो फिर उसके बाद में हमने उस पर किया, राइटर तो मैं खुद ही था। फिर करते करते, लेकिन मैंने भी उसमें भी सर अपना वो छाप छोड़ के गया हूँ मैं, कि उसमें भी मतलब मेरा मकसद नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सी कर लूँ कि हम सब का मालिक कौन है, जय सिया राम, और वो बोले नहीं खुदा अल्लाह मालिक है। जो हमने सीन डाला है जो है, सेंसर में हमको बहुत प्रॉब्लम हुई जो सच्चाई बताने में। और वो बताने के बाद फिर दिल्ली में सेंसर में उन्होंने रिफ्यूज़ तो कर दिया, बोला आप बम्बई जाके दिखा दो, हम लोग कुछ काट के ट्रेलर हाथ में दे देंगे। अरे मैं कहा सर ऐसा क्या लगता? बोले नहीं सर, बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म है। फिर हम बम्बई गए, तो बम्बई में उन्होंने सर वो बोला इतना खट पकड़ा दिया, और उसमें मेजर मुझे प्रॉब्लम थी जय सिया राम हटाने की। तो बोले अच्छा, वो ये कह रहे थे जय सिया राम हटाओ। हाँ, वो सर एक इस पर क्या आपत्ति थी? उससे मैं यही बोला सर, मैं क्या आज का माहौल जय सिया राम का है। और मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूँ कि मोदी जी के राज में योगी जी, मोदी जी, इन लोगों का, जहाँ अमित शाह वगैरह जो आज मतलब राम जी की बात चल रही है, लेयर है राम जी की, उसमें आप कैसे बोल सकते हो कि राम जी का नाम हटा दो? और फिर क्या बोलेंगे? उसमें एक सीन है जो आप ज़रूर दिखाना सर, कि वो सीन पे उन्होंने उसको, वो एक हिंदू की ब्राह्मण की बेटी थी, तो उसको पूछा भाई हम सब का मालिक कौन? तो बोले कि जय सिया राम। बोले नहीं, अल्लाह खुदा है। बोले नहीं, हमने बचपन से एक ही नाम सुना, जय सिया राम। बोले आप ऐसा सवाल क्यों? बोले तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बोले आप ऐसा सवाल क्यों करते हो जिसका कोई जवाब नहीं है? हमने कहा हम नहीं हटाएंगे। फिर लास्ट में एक जो था विलन था, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब दोनों लड़कियों ने बगावत करके उसको एक स्टेज आ गई कि उसको मार देते, तो उसको लगा कि मैं जय सिया राम बोलूँगा तो साइड छोड़ देगी, तो उसने जय सिया राम बोला, तो लड़कियों ने फिर जय छोड़ दिया उसको। तो उसमें फिर वो बोला कि ये मुस्लिम के मुंह से जय सिया राम। हमने कहा जी अभी आप ये सीन उल्टा करिए,
अगर ये हिंदू फंसती और सामने मुसलमान होता तो उसको थोड़ी बोलता है कि तुमको राम जी का वास्ता छोड़ दो, वो तो बोलेगा तुमको अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, ये खुदा के वास्ते छोड़ दो, यही बोलेगा। तो आपका इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? तो बोलेगा नहीं। आप फिर हाई कोर्ट गया मैं, हाई कोर्ट में जज ने पिक्चरें देखी पूरी उनकी बेंच ने। अच्छा। चलता रहा, काफ़ी डिस्कशन हुआ। हमने बोला सर ये गलत है, ये गलत है, जय सिया राम कोई भी नहीं, ये हम अभी हिंदू भी कहीं अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना। आपने मनमोहन देसाई गिर या सारी अमिताभ बच्चन हिंदू होके 786 का बिल्ला लगाया। मैं भगवान की चौखट पे पहली बार आया हूँ, ऐसा ऐसा कितने सीन है हर जगह, और आप उसको आप बोलते हो जय सिया राम नहीं होगा। मैं अड़ा रहा सर, फिर फाइनली मतलब 24 सेकंड काटा सारी फिल्म से, बाकी हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया और अभी नाउ रिलीज कर रहे 29 तारीख को। तो बुखाड़ी साहब, आपको नहीं लग रहा है बड़ी विचित्र सी बात है कि आज आप कह रहे हैं कि आपने फिल्म में दिखाया जय सिया राम, उस पर आपत्ति है, मुस्लिम कैरेक्टर अगर कह रहा है जय सिया राम बोल रहा है तो उस पर आपत्ति है, लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल पहले हम अमिताभ का किरदार देखते हैं कि जो वैसे तो नास्तिक है, ठीक है, लेकिन वो 786 नंबर का उसको बिल्ला बचा लेता है या भगवान की मूर्ति के सामने उससे शिकायत करता है, और इस तरह की और न जाने कितने सीन है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो मतलब उसके पीछे कोई सोच थी क्या, जानबूझ के ऐसा किया? मैं उसको इतना डिटेलिंग नहीं करना चाहता। वो आप कह रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उन बातों में जाने दीजिए। सवाल जो आज है ना सर, अगर आप हिंदू मुसलमान के भाईचारे को नहीं बढ़ाएंगे तो दोनों को डैमेज होगा। आज मुसलमान को, हिंदू को, किसी को भी डैमेज हो तो ये आग है सर, ये चिंगारी इतनी फैल जाएगी कि फिर कंट्रोल में भी नहीं होगा। तो इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, उनको भी सोच, जो आदमी गलत काम कर रहा है उसको सोचना चाहिए। लेकिन आपने सर जो फिल्म बनाई, आपने कहा कि हमें इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, तो जब आप ये फिल्म बना रहे थे, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बड़ा संवेदनशील, आपको लगा भी होगा कि शायद दो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, फिर भी आपको क्यों लगा कि कहानी बतानी बहुत जरूरी है? नहीं सर, उसका मैंने सॉल्यूशन बताया, उसका डैमेज बताया कि ये सब चलेगा नहीं सर, किसकी तरफ से नहीं चलेगा। आपके मजहब में है, किसी के भी है, हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कि भाई हिंदू की लड़की को गढ़ लिया है तो कोई बड़ा काम कर लिया। तकलीफ इस बात की है कि उसको आप उजागर अंडरलाइन मत करो, उसको ग्लैमराइज मत करो उस बात को, उसे अपनी उपलब्धि बताकर मत। हाँ, उसको आप ये मत बोलोगे आपने कोई बड़ा भारी तीर मार लिया, नहीं सर, आप जो ठीक है, ठीक करना ठीक करो, हम आपकी नहीं रुकावट करते, लेकिन उसको अंडरलाइन नहीं करो। और जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सब ने देखते होंगे ना, बड़े रौब से बोलते हैं कि ये मैं लेके आया हूँ, इसमें शान समझते हैं, ये गलत बात है। तो उसको हमने किया सर, देखेंगे तो आपको लगेगा कि बुखाड़िया जी ने सब कुछ रेशम के कपड़े में सलेट लपेट के बात कह दी अपनी करके। बाकी तो फिल्म बना रहे हैं, पैसा लग रहा है, तो कुछ तो चलाने को, पब्लिक को अंदर लाना पड़ेगा ना। आज नमकीन का माहौल है तो आप बादाम की कतली भी खिलाओगे तो अच्छा नहीं लगता, सबको समोसे अच्छे लगते हैं, वही बात है। तो आज माहौल में अगर इस लाइन में काम करना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर, जिस दिन 2 अच्छी फिल्म आ जाएगी उस दिन हिंदुस्तान में फिल्म का कल्चर भी चेंज हो जाएगा। और हर फिल्म बनाने वाले का ये ड्यूटी है सर कि ऐसे इतना खराबी भी मत करो कि आज उसकी फैमिली में खराबी हो रही है, कल आपकी फैमिली में भी होगा। हम जो दिखाएंगे वो बच्चों पे इफेक्ट करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है, वो सब नहीं करना चाहिए सर। मैं इसके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मेरा बस चलेगा तो मैं इतना जल्दी ऊपर जाने वाला भी नहीं हूँ। मेरे को पूरा उम्मीद है कि अभी 10-20 साल तो मैं और फिल्में बनाऊंगा। नहीं बुखाड़िया साहब, हमारी पूरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही सक्रिय बने रहें और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में दिखाते रहें। और हम सब की ड्यूटी है कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो बरकरार रहना चाहिए सर। बिल्कुल। और जाते जाते सर एक बड़ा छोटा सवाल, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने अपने एक वक्त में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी, ऐसी फिल्में जो पारिवारिक फिल्में भी थी, जो इसमें अलग कहानी भी थी। जब आप आज की फिल्में देख रहे हैं, आज की इंडस्ट्री देखते हैं, तो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है पहले से अच्छी हुई है, और ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है पहले से खराब हुई है? नहीं सर, बिल्कुल, मैं तो अच्छा इसलिए नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट टॉपिक सब बकवास है, और उनको फिल्में कोई आप फिल्में थोड़ी यार आप गलत फहमी में, मतलब हम फिल्म बनाने वाले, अगर लोग तो हिंदुस्तान के तो वही है ना। अगर आज भी रामायण चलती है, आज भी महाभारत चलती है, कितना भी वर्जन बना लो, कितना भी है, तो हु आर दे टू डिसाइड कि यही होना चाहिए। आज जनरेशन चेंज हो गई, आप फिगर देखते हो 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया, अब सब तो मैनिपुलेटेड फिगर है। वो ऑडियंस किधर है, क्लाइंट किधर है?
पहले तो आपके 1000 सीट का थिएटर होता था, 1000 सीट बाहर खड़े रहते थे लोग टिकट खरीदने के लिए, लोगों में दीवानगी थी, लोग सिनेमा हॉल में जाने में एंजॉय करते थे। आज आते हैं यार, गया यार वो एक्टर, देख लिया कर लिया, 1000 का पहले टिकट था 20 रुपये का, अभी 400 रुपये का। आपके क्लाइंट कितने, नंबर ऑफ पर्सन। मैं बोलता हूँ अच्छा म्यूज़िक, अच्छा राज कपूर जी की स्टाइल का कोई म्यूज़िक, प्यार झुकता नहीं की स्टाइल का म्यूज़िक का अच्छी फिल्म आए, अच्छी लव स्टोरी आए। आप कितना भी कोई भी मॉडर्न टेकिंग हो गई है आज, वो सहूलियत हो गई है कि उससे आपको आप 100 आदमी की जगह 1000 आदमी मशीनों से क्रिएट कर दिया, उसका इम्पैक्ट नहीं आता है सर, उसका नहीं। आज पब्लिक भी इतनी सियाणी है, उनको मालूम है यार ग्राफिक में बनाया हुआ। पहले 1000 आदमी दौड़ते थे तो लगता था कि वाकई सीन हो रहा है, आज नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, वो बनाने वालों को भी मैं बोलता हूँ गलत फहमी में हो। आप आत्मा की कोई फिल्म बनाओ, कोई जिसमें दिल को झंझोड़ ले, 10,000 करोड़ का धंधा होगा। आप बोलते हो कि ये वीडियो आ गया यार, फलाना आ गया यार, फ़ोन पे हमारे वक्त में भी प्यार झुकता नहीं के टाइम में भी VCR नया नया आया था, और भी पिक्चरें चल ही रही ना इंडस्ट्री। आप वो चीज़ ही नहीं बना रहे हो। आप फैमिली को तो अंदर जाने को अलाउ ही नहीं किया आपने, उनके स्टेप ही नहीं है। आप जब फैमिली जाती है तो 10 टिकट साथ जाते हैं। अभी आज आप चले जाओ मियाँ बीबी, आदि तो फिल्में ऐसी है कि आप बच्चों को ले जाने का मन ही नहीं है। आधी फिल्में ऐसी है जो बच्चे माँ बाप के साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम डैमेज कर रहे हैं सर हिंदुस्तान के संस्कार को, कल्चर को। इसकी रुकावट आनी चाहिए। भगवान सद्बुद्धि दे हम लोगों को, फिल्म बनाने वालों को, ताकि अच्छा प्रोडक्ट बनावे, अच्छे लोग देखें। और घर में सफोकेशन हो रहा है सर, हर एक के घर में डैमेज हो रहा है। किसके हर 10 में से 2 बच्चों का डाइवर्स हो रहा है, हर 10 में नहीं तो 20 में से 1 बच्ची भाग रही है। ये कल हमारे घर में भी होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। ये डायरेक्ट असर फिल्मों का हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल तयशुदा बात है सर। ये मैं बोल रहा हूँ अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, नहीं तो पैसा कमाना तो बहुत धंधे पड़े कमाने के लिए। लेकिन सर फिल्म वाले तो ये कहते हैं कि जनता देख रही है, हम इसीलिए बना रहे हैं। अब नहीं, जनता क्या देख रही है, अब बनी नहीं। अभी इसका कोई जवाब, मैं बिल्कुल डैमेज करता हूँ उनके इस कमेंट्स को। कुछ भी नहीं, जनता क्या देख रही, जनता देख रही है। जनता तो आप दिखाएंगे वो देखेगी ना। हाँ आपको बता, अच्छी फिल्में भी तो चलती है ना सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल रही है। हाँ अच्छी फिल्में आपने बेस ही बना लिया कि 2-4 हाथ पांव कटेंगे, MC BC गालियाँ बोलेंगे। आपने ये अपना जो देखो सर, हमारे पिताजी एक बात बोलते थे, जिसके पास जो माल होगा वही बेचेगा। अब उनकी परवरिश सर, उनकी सोच ही ऐसी है बनाने वालों की, तो वो सीन भी ऐसे ही डालेंगे। हमसे आप बोलोगे तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो अगर मेरा तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए कि एक पिक्चर में वो एक लड़की, सर्दी का मौसम था, जयपुर में शूटिंग थी, गुंडागर्दी में सिमरन थी, तो डांस मास्टर वो इतना खुल के पट्टी वाला पहन के आ गई। मैंने कहा नहीं यार, नहीं है, मुझे ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है पप्पू जी। नहीं, मैंने अपना जैकेट दे दिया उसको खोल के, रोमूस के गाने में। हमारी सोच ऐसी है, हम हो सकते नहीं चले, नहीं क्या चले, चल ही रहे हम तो। नहीं, हम चलते ही रहेंगे, हम चलते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लोगों का प्रेम है, तो चलते चलते 50 साल हो चुके हैं। तो बड़े साहब जो कपिल शर्मा के शो में गए थे, आखिर में उनको ऑफर दिया था आपने कि 5 करोड़ ले लो, मेरे लिए काम कर लो। हमारे लिए भी आपके पास कोई छोटा मोटा ऑफर है? छोटा मोटा का रोल है कोई? सर आप तो देखिए सर, हम तो वैसे ही, मुझे तो राजस्थान वालों से बहुत प्यार है, और है तो हिंदुस्तान से भी है, और राजस्थान को लगता है भी हमारे गाँव के हो, और आपकी शक्ल सूरत भी अच्छी है। ये तो जबरदस्ती मैंने मुंह में उंगली डाल के आपसे नहीं, मैं बोल दूं। मैं देखिए कपिल शर्मा, एक हम आपको बताएं सर कि कपिल शर्मा भी नसीब लेके पैदा हुआ है सर। कपिल शर्मा की एक जगह बनी है सर जो कोई बना नहीं सकता। देखिए आपको बताऊं, हर आदमी को अट्रैक्शन है कपिल शर्मा के शो में। अच्छा, और मेरे को भी अभी पिछले बरस में कभी कोई मिठाई होती है ना सर, उसके ऊपर चांदी का बरक लगाते हैं, मिठाई की रौनक बढ़ जाती है। तो कपिल जी आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पता नहीं, आपका मेरा इंटरव्यू के बाद में मेरे को थोड़ा सा रुकी हुई गाड़ी को आपने धक्का मार दिया। ये बोलने में भी हिम्मत चाहिए, बट सच्चाई यही है। तो इसलिए आज आपके पास भी मैं आया हूँ, आप लोग मेरे पिक्चर के बारे में अच्छा बोले।
और आप सब बाकी तो ये बहुत बुखाड़िया धन्यवाद। साहब, ये हम लोगों का कह सकते हैं कि गौरव है, ये हमारी किस्मत है कि आप आए, वक्त निकाला और आपने इतने किस्से शेयर किए, इतनी कहानियाँ शेयर की। और मुझे सबसे बड़ी और अच्छी हैरानी की बात ये लगती है कि इतनी छोटी जगह से आने के बावजूद आपने हिम्मत देखी और अपनी शर्तों पे काम किया। जो मुझे हमेशा आपकी पूरी कहानी में जो बात स्टैंड आउट करती है वो ये कि आपने कहीं झुके नहीं। आपने कहा कि मैं मारवाड़ी था, मेरे सिद्धांत थे, तो मैंने कभी सेट पे किसी को नॉनवेज नहीं खिलाया, भले वो शाहरुख थे, आमिर थे या कोई भी थे, मैं किसी के आगे झुका नहीं। और मैं देख रहा हूं कि आपको बदले में उतना ही प्यार मिला जितना प्यार और सम्मान आपने दिया। तो आपकी यात्रा से यूं ही चलती रहे, आपकी सक्रियता बनी रहे। अभी आप 75 के हैं। मैं हॉलीवुड में क्लिंट ईस्टवुड को देखता हूं जो कि 90 साल में भी फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये एज है ना, मैथमेटिक्स है। हाँ। एज गिनती है खाली, एज तो आदमी खुद महसूस करता है। बिल्कुल। एज क्या होती कुछ नहीं है। होती। मैं सर कल वो बैग था मेरे पास में 12-14 किलो का, तो ऊपर उठा के रखना था ना, तो जब मैं उठाया तो वजन तो लगता है। हाँ। तो एज भी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नाउ आई एम रनिंग 78। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने बैग उठा लिया। मैंने बचपन में 100 किलो की बोरी अपने यहाँ उठा के और 50 कदम लेके गया हूँ मैं। हाँ। हमारे अनाज का काम था, तो मैं वो जब उठाता हूँ तो यही सोचता हूँ, यार तू कैसी बोकड़िया 100 किलो उठाया, ये रख दिया मैंने। क्या बात है। तो ये सोच है सर, ये सोच है। एज कुछ नहीं है। आप सोचोगे तो खुद ही बुढ़े अपने हिंदुस्तान में जल्दी रिटायर हो जाते हैं। हाँ। और रजनीकांत जी मुझे बोलते हैं कि आप हिमाचल में जाओ, वहाँ ये आम साधुओं की टोली में 100 बरस से लेकर 150 साल की उम्र के हैं। आदमी सोचता है यार मैं बुढ़ा हो गया, काहे को, किस लिए बुढ़ा कर, कोई बॉडी पे तो लिखा नहीं कि तू बुढ़ा हो गया। तू रिटायर खुद ही हो रहे हो आप। आपको लोग थोड़ी कर रहे हैं। और लोग तो फिर लाइन इतनी लंबी है ना कि आपका चौथा करने 13वां करने के लिए रेडी बैठेगा। हट भाई, तो बहुत दिन हो गया, अभी हट। तो हमने कभी नंबर 1 बने ही नहीं। 1 बने तो पीछे, हम तो पीछे ही है भाई। मेरे आगे हमेशा दूसरा है। तो यार बढ़िया है। मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। सबसे बढ़िया बात हिंदुस्तान के कल्चर में पैदा हुआ है। सबसे बढ़िया बात भगवान ने हमको एक मौका दिया कि अपने जरिए कुछ अच्छी बात फैला सके। हाँ। अगर साधु भी बनते तो यही बात करते, तो उसका शायद असर नहीं होता। आज फिल्म का जरिया मेरे हाथ में ईश्वर ने दिया, तो मेरी बात का बहुत असर होता है। तो मैं सबका, देखने वालों का, सुनने वालों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। और आप सबको धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बातचीत में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।